एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूं वो 12th क्लास से बिलोंग कर रहा है और चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसानी से समझ में आने वाला है आपको। और आसानी से समझ में आने का जो सिंपल सा रीजन है वो ये है बिकॉज इस चैप्टर में जितना भी आप पढ़ने वाले हो ना, ये आपने कभी ना कभी सुना होगा कुछ चीजें। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 80% जितना भी इसमें हम लोग हेडिंग्स का नेम लेंगे वो हेडिंग आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो काफी कुछ इस चैप्टर में आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो दैट्स वाई चैप्टर आपको इजी लगने वाला है। कुछ चीजें इसमें नई ऐड की गई हैं बिकॉज आप 12th में पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बल्क में ही चैप्टर दिया गया है एंड सिंपल सी बात है, आपको आसानी से समझ में आने वाला है ये चैप्टर। सो चलते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है वो मैं मेंशन कर लेता हूं। जो चैप्टर का नेम है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखा, मैंने बोला था कि ये नेम थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा है और ये नाम आपने कब सुना था? जब आप 10th क्लास में थे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा, दैट्स द रीजन, क्योंकि आपने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा हम लोग बात करेंगे करंट की। किसकी बात करने वाले हैं? करंट की। इंट्रोडक्शन में बात करने वाले करंट की। तो आप कुछ चीजें यहां पर जान लो। करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो एक रेट में फ्लो होना चाहिए। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर फ्लो ऑफ वाटर का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर पानी किसी पाइप से बह रहा है तो कॉन्टिन्यूअस बहना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। तो मैंने बताया कि हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो करंट के बारे में बात करेंगे। तो करंट में मैंने बताया क्या इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इंट्रोडक्शन है तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा, एक ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने कोई चेन ले रखी है, चेन में मैंने ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपस में चेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। साइकिल की चेन ले लेते हैं, ये आपके कुछ कट्स हैं जो आपस में इस पूरी चेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। ये पूरी चेन में बने रहते हैं, चैन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आप इनको अपनी लैंग्वेज में, होम टाउन की लैंग्वेज में क्या बोलते हो मैटर नहीं करता। साइकिल की चैन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा कर दिया गया है इस जगह पे, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और उसके पास वॉच है। उसने देखा कि एक सेकेंड में दो, ये जो चैन को कनेक्ट करने के पार्ट है ये दो क्रॉस होके जा रहे हैं। तो इनको अपन इलेक्ट्रॉन बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल लेते हैं। अब उसने देख लिया कि एक सेकंड में ये दो पार्ट क्रॉस होके जा रहे हैं, तो मतलब ये इसका रेट हो गया। और ये जो चैन के पार्ट थे ना, दो अलग अलग ले रखे थे, इनको हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। करंट के लिए मैटर नहीं करता है कि ये इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज भी ट्रेवल कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी ट्रेवल कर सकता है। करंट के लिए दोनों हम लोग वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू के तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें यहां पर आपको इजिली समझ में आ रही होंगी। सो करंट है क्या? करंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस का फ्लो हो लेकिन एक रेट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और ले लेते हैं। अब क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। इसको क्या बोला जाएगा? ये आपका होगा इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। जो एट द इंस्टेंट की बात कर सकते हैं, इसको एट द इंस्टेंट बोल सकते हो। एट द इंस्टेंट मतलब लाइक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जो फ्लो होके जा रहा होगा एट द इंस्टेंट। और एवरेज करंट भी बोला जा सकता है। एवरेज आप टोटल फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? t टेंड्स टू 0। तो शायद ये चीजें आपको इजिली समझ में आ रही होंगी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये आपका कैसा है? एवरेज करंट है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी वो आपको बस ये जानना था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? करंट के लिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो रेट के दौरान होना चाहिए। मतलब अगर 2 सेकेंड में या 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हर बार 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए,
ठीक है। अब कैसे जाते हैं, उसका पावर किस तरह से ड्रिफ्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का चलने का तरीका क्या होता है, कंडक्टर में किस तरह से मूव करता है, ये सारी चीजें आप आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहां से सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया करंट का। यहां पे अगर इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हैं इसको, है ना, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। चलो कुछ चीजें और जान लेते हैं। आप बोलोगे आपने यूनिट वगैरह नहीं लिखी यहाँ पे, तो अगर मैं करंट की यूनिट की बात करूं तो एक यूनिट जो आपकी हो सकती है कूलॉम अपॉन सेकेंड, और एक दूसरा यूनिट भी होता है एम्पियर, जो कि साइंटिस्ट के नेम के रिस्पेक्ट में रखा जाता है, आपको भी पता होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने बात कर ली यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या हो गई, कूलॉम पर सेकेंड। इन दूसरा यूनिट क्या हो गया आपका, एम्पियर हो गया। ये आपका कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। ये कैसा करंट है आपका, एवरेज करंट है। एवरेज करंट को इंस्टेंटेनियस में चेंज करने के लिए टी कितना होना चाहिए, टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस की बात समझते हो ना, एट द इंस्टेंट, मतलब एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए जो करंट का अमाउंट निकल के आएगा। ओके, तो शायद ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और बाकी मैंने जो बता रखा है, रेट ऑफ फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप करंट के फ्लो को कुछ ऐसे ही देख सकते हो। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज कैरियर्स का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पर्सन खड़ा था वो इजीली देख पा रहा है कि 2 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस होके गए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। ओके, तो कुछ चीजें यहाँ पे पता चल रही होंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है Q = NE, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा, और वो छोटी क्लास कौन सी थी आपकी, 10th क्लास थी। वैसे ये चीज लिखने की जरूरत यहाँ पर थी नहीं। तो शायद आपको ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी। मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में काफी मटेरियल है जो कि कवर करना है। सो चलिए बोर्ड को रफ कर देते हैं। ओके, चलिए, तो आपका जो बोर्ड रफ करने का टाइम था वो मैंने कट किया है थोड़ा सा। ओके, सो इसके आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि करंट किस टाइप की क्वांटिटी है। तो मैं पहला ऑप्शन देता हूं वेक्टर क्वांटिटी का, ओके, और दूसरा ऑप्शन देता हूं स्केलर क्वांटिटी का। ओके, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में कि करंट का क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर है, स्केलर है, या फिर कुछ और निकल के आता है, वो देख लेते हैं क्या निकल के आता है। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हम 10 एम्पियर का करंट इस वायर से फ्लो कर रहे हैं, और इस वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू पार्ट्स में 90 एंगल पे। इधर से चला गया 7 एम्पियर, और इधर से चला गया आपका 3 एम्पियर। ओके, यहाँ पे जंक्शन मिला, इसको वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे तो एक बात समझ में आई कि डायरेक्शन चेंज होने पे करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। और आपने पढ़ रखा है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें और उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वो कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये बात आप ऑलरेडी जान चुके हो, आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रूव कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेता हूं ना, तो आपने देखा कि ये टूट तो वेक्टर के फॉर्म में रहा है, लेकिन ये जुड़ कैसा रहा है, स्केलर के फॉर्म में। सीधा सीधा जो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आने वाला है, अगर हम इनको ऐड करें तो कितना निकल के आने वाला है, 10 एम्पियर निकल के आने वाला है। तो ये जुड़ा कैसे, स्केलर के फॉर्म में। लेकिन जब ये बट रहा था ना, टूट रहा था, तो कैसे टूटा है, वेक्टर के फॉर्म में टूटा। तो शायद ये कुछ चीजें आपको इंडिकेट कर रही होंगी यहाँ पर। चलो, अगर ये यहां पर वेक्टर मान के चलते हैं तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, रिजल्टेंट करंट आपका क्या होना चाहिए। अगर ये I1 I2, ये हमने I रिजल्टेंट मान लिया, और इसको मान लिया I1, और इसको बोल दिया I2, तो ये आपका I रिजल्टेंट हो गया। और I1 आपका कितना था, 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये अगर 90 हो गया तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया ना, 2I1 I2 cos थीटा। तो ये तो खत्म ही हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। सो सिंपल सी बात है, ये कभी 10 के इक्वल में नहीं निकलने वाला। मतलब जो रिजल्ट निकल रहा है इसके जस्ट इक्वल में नहीं निकलने वाला है, इसका तो वैल्यू कुछ और ही आएगा, करके देख लेना आप। तो ये वैल्यू चेंज आ रहा है, मतलब यहां से ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां पे पूरा लिख देते हैं, डज नॉट फॉलोड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो शायद ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि करंट टूटता तो वेक्टर के फॉर्म में है, लेकिन ऐड कैसे होता है, स्केलर के फॉर्म में, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो यहां तो हमें लगा कि करंट कैसा है, वेक्टर है, बट यहां पर हमें कैसा लग रहा है, करंट कैसा है, स्केलर है। मतलब ये सम टाइम बिहेव करता है वेक्टर जैसा, और सम टाइम बिहेव कैसे करता है, स्केलर जैसा। और ये दोनों क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, टेंसर क्वांटिटी में। एक अलग से क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। ओके, एरिया भी टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। सम टाइम दे बिहेव लाइक अ स्केलर एंड सम टाइम दे बिहेव लाइक अ वेक्टर। आपने पढ़ा होगा एरिया वेक्टर जब आप पढ़ रहे थे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, गॉस में पढ़ा था, गॉस थ्योरम जब पढ़ रहे थे आप, तो वहां पे आपने पढ़ रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और ट्रैवल कैसे कर रहा है,
यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है। एक बात मैं बता दूं, जो इससे पहले जितना भी आप पढ़ रहे थे उसमें चार्ज रुका हुआ था, और अब जो पढ़ रहे हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है। और चल कैसे रहा है? यूनिफॉर्मली। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली चलेगा तो एक्सेलरेटेड होगा, और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो वो किससे बिलोंग करेगा? मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो वो बाद में पढ़ने वाले हो। यहां पर चार्ज कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्मली, ऐसा मान के चलते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टर्ब होता है, ड्रिफ्टिंग वगैरह करता है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बताया जाएगा। ओके फाइन। तो यहां से क्लियर हो गया कि करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। दिस समटाइम दे बिहेव लाइक अ स्केलर एंड समटाइम दे बिहेव लाइक अ वेक्टर। तो आप अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि करंट को हम लोग अगर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में ये वेक्टर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब डायरेक्शन चेंज होने से इसका मैग्नीट्यूड बदला। लेकिन ये ऐड कैसे हुआ? स्केलर के फॉर्म में। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई वेक्टर नहीं है, ये बिहेव करेगा स्केलर जैसा। तो इसको तीसरी तरह की क्वांटिटी में रखा, जिसको बोला टेंसर क्वांटिटी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में ड्यूरिंग एन एग्जाम आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है वेक्टर स्केलर, और एक मिलता है बोथ, और एक मिलता है नॉन ऑफ दिस, तो आप किसको टिक करने वाले हो? स्केलर को। आपकी जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्केलर। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में कहीं पर टेंसर क्वांटिटी गिवन है तो आप किस पे टिक करोगे? किस पे करोगे? टेंसर क्वांटिटी पे करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सुनाओ, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आपका Q इज इक्वल टू दिया गया है t² + 5t + 6, एंड इसमें आपको फाइंड आउट करना है I इंस्टेंट कब निकालना है, जब आपका टाइम कितना दिया हो? 4 सेकेंड, और आपको I एवरेज चाहिए किसके बिटवीन? 0 से लेकर 2 सेकेंड के बिटवीन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपका जो बोर्ड पे लिखने का और बोर्ड को रब करने का जो टाइम है वो आई थिंक इसमें मैनेज हो गया होगा। ओके फाइन। सो आपको पहले I इंस्टेंट निकाल लेते हैं। तो I इंस्टेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू dq/dt, स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, वैल्यू रखो यहां पर, डिफरेंशिएट है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो रखो, रख देते हैं t² + 5t + 6 ब्रैकेट क्लोज dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आने वाला है? t² का क्या निकलेगा? 2t निकलेगा। 5t का क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। ये तो खत्म हो गया। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एट द इंस्टेंट टाइम कितना दिया गया था? 4 + 5, सो द आंसर इज 8 + 5 13 एम्पियर। शायद ये चीज आपको समझ में आई हो, ये आपको I इंस्टेंट निकल के आ गया। ठीक है, अब चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं I एवरेज। यहां पे देख लो साइड में I एवरेज निकालते हैं। तो हमारा जो I एवरेज निकलता था वो कैसे निकलता था? ΔQ/ΔT, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जो लगा। ठीक है, सो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? स्मॉल ले रखा है तो स्मॉल ही लेके चलते हैं, Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1। ओके, सो Q2 यहां पर क्या होगा? चलो निकालते हैं Q2। Q2 किस पे है? Q2 है जब आपका टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। Q2 एट 2 सेकेंड, बस एकदम से शॉर्ट में लिख रहा हूं, शायद समझ में आ रहा हो। माइनस Q1 एट t कितना है? 0 सेकेंड। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है आपको? T2 - T1। तो T2 कितना हो गया? 2 - 0। शायद ये चीजें समझ में आ रही हो थोड़ी थोड़ी। सो Q2 टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड उठा के यहां पे रखो, तो यह कितना निकल के आया? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 का मल्टीप्लाई कराया किससे कराया? 5 से कराया। ठीक है, तो कितना निकल के आने वाला है? नहीं, 2 से कराएंगे ना, तो 10 10 4 6 एंड कितना? 20। सो इधर 20 निकल के आया। 20 माइनस Q1 के साथ कितना रहने वाला है? t क्या रखोगे यहाँ पे? 0 रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 20 - 6 डिवाइड बाई 2, तो सिंपल सी बात है 20 - 6 ऊपर कितना आएगा? 14 आएगा। 14 डिवाइड बाई 2 कितना निकल के आया? 7 एम्पियर। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये निकला आपका I एवरेज और ये निकला आपका I इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, अदर बुक्स में मिल जाएंगे, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो यहां पर, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? कंडक्टर लिया है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होकर जा रहा है वो I इज इक्वल टू कितना जा रहा है? t² + 1। एंड बोला क्या गया? फाइंड द चार्ज विच इज फ्लोन थ्रू आउट द कंडक्टर एट टाइम 0 से लेके 3 सेकेंड का है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करना कि कितना इस कंडक्टर से फ्लो होके जाएगा। हम इसके दो एंड्स ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, इस कंडक्टर के दो एंड ले लिए, ए एंड बी।
अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है। आपको ओनली गिवन क्या है, आई गिवन है जो कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, सो सिंपल सी बात है, आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, आप ट्राई करो, फिर मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 0 से लेके 3 सेकंड का टाइम दिया है। चलिए ठीक है, कैसे करना है, आपको I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ले लो, एंड आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। एक काम करो, इसको कुछ इस तरह से लिख लो, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा कितना फ्लो होके जा रहा है। तो इंटीग्रेशन किया आई डी टी, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू रख देते हैं, तो आई का वैल्यू क्या निकलेगा 2 स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या आ रहा है डी टी। डी क्यू को करोगे तो क्या निकल के आने वाला है, क्यू निकल के आने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो अलग अलग करोगे ना, तो टी स्क्वायर का क्या निकल के आने वाला है, टी क्यूब बाई 3, और लिमिट लगा दो। लिमिट कितनी है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो लिमिट कितनी हो गई 0 से लेकर 3 सेकंड तक, सॉरी लिमिट पहले लगानी चाहिए हमको। सो 0 से लेकर 3 सेकंड तक क्या हो गई, लिमिट हो गई आपकी। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या निकल के आने वाला है, टी स्क्वायर बाई 3, ये वाला पार्ट खत्म हो जाना है, खत्म नहीं हो जाना है, क्या निकल के आने वाला है प्लस टी। डी टी का करोगे तो क्या आएगा, टी आएगा ना, 1 डी टी, 1 तो बाहर आने वाला है, तो क्या आने वाला है, टी आने वाला है। लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3 तक। सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको सॉल्व। टी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 माइनस 0 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 0। तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। तो शायद आपको चीजें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, ऊपर कितना आएगा 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, एलसीएम कितना गया 3 गया, तो कितना है ऊपर 27 प्लस 3 मतलब 30। तो कितना निकल के आने वाला है आपका, नहीं 30 का को रहेगा, सॉरी, कितना निकल गया 27 प्लस 9 होगा, तो 27 प्लस 9, सो दैट्स मीन यहाँ पे कितना निकल गया 3, तो 36 बाई 3, ठीक है, 36 बाई 3, तो कितना निकल के आएगा 12 कूलॉम। इतना चार्ज आ रहा है, 12 कूलॉम आपको चार्ज पता चल गया, ठीक है, 12 कूलॉम ऑफ चार्ज निकाल लो। साथ में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगा दो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। तो Q इज इक्वल टू NE, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q कितना है आपके पास 12 है, और E कितना होगा आपके पास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब बोलना नहीं यहाँ पे माइनस लगाओ ये वो, ठीक है, नेचर वाइज नेगेटिव होता है, सिंबल रखना जरूरी नहीं है, ओके। तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आने वाला है, यहाँ से पॉइंट हटाया है, यहाँ पे 0 हुआ, 120 हुआ, तो कितना टाइम जाएगा अप्रॉक्स 7 टाइम, अप्रॉक्स क्या जाएगा ही 7 टाइम, 7 फिर पॉइंट लगा दो, 7 टाइम गया होगा तो कितना बचा होगा उधर 7 85 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया पॉजिटिव, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया आपको, ये क्या पता चल गया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में 2 ही चीजें पूछी थी, पहला तो इसने चार्ज पूछा था कितना जा रहा है 12 कूलम का जा रहा है, फिर क्या पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था। आपने पता कर लिया इस कंडक्टर से कितना चार्ज जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन को देख लो, नोट कर लो, हम भी कैमरे में देख लेते हैं कि पूरे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, बोर्ड आ रहा था कि नहीं आ रहा था। चलो फटाफट नोट कर लो, और बेटा कुछ चीज़ों को मिनिमाइज कर लेना, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना, ठीक है। मेरे पास इतना अच्छा भी सेटअप है नहीं, थोड़ा सा बोर्ड में भी हमें लगता है ब्लर आ रहा है, लाइट का भी इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ओके। चलिए इसको मैनेज कर लो, देखते हैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में किस तरह से बिहेव करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में किस तरह से बिहेव करेगा। चलो इसको जान लेते हैं। ये एक एजप्शन जैसा है, आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी एक्सपेरिमेंटली, अगर देखा गया कि हाँ इनका बिहेव कुछ इस तरह से रहता है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मान रहे हैं, जैसा हम लोग को बताया गया एक्सपेरिमेंटली तौर पे देख के, वैसे कुछ समझ के चलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक कंडक्टर लेना है, ये आपका कंडक्टर है, बना देते हैं कंडक्टर को, ओके।
और इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ना है। वैसे काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि ये तो सेल है, बट इसको बैटरी मान के चलते हैं, बार बार सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है, आपने पढ़ रखा होगा पहले। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कंडक्टर में किस तरह से ट्रैवल करता है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस सेल के बारे में। तो सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल कई तरह के होते हैं, है ना। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, कुछ आपके रिनेबल होते हैं, कुछ नॉन रिनेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार चार्ज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, आपने कई सारे सेल पढ़े होंगे, रिनेबल, नॉन रिनेबल, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पहले, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब हम सेल, इट इज़ एन डिवाइस, जब इसको यूज करते हैं तो ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और अगर किसी भी सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा तो वो सर्किट ओमिक सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ के बारे में बात करते हैं कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सेल दिया, और जो सेल है ना ये हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। जो बड़ा वाला डंडा है ना ये हाई पोटेंशियल को, और जो छोटा वाला डंडा है ये लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि जो बैटरी है, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। और एक चीज और, अभी हम आगे चलते चलते ये प्रूव कर देंगे कि बैटरी बेसिकली चार्ज ना देके क्या देती है? एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो यही हम जानेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में किस तरह से बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन आप पढ़ा होगा 10th क्लास में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, हाई पोटेंशियल से किस तरफ लेते हैं? लो पोटेंशियल की ओर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। कौन भागते हैं? इलेक्ट्रॉन भागते हैं। तो ये भैया भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, कैसा भाग रहा है? अपोजिट भाग रहा है। किसके अपोजिट भाग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भाग रहा है, या फिर ये बोल सकते हो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट भाग रहा है। आगे चलते चलते वो बात अलग है, इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन मान लेते हैं। वो थोड़ा सा समझना आपके लिए पॉसिबल है, वैसे समझ सकते हो, इतना टफ नहीं है। आपको इन चीजों को समझना है ध्यान से। आप बस इतना समझो कि ये किसका काम करते हैं? चार्ज कैरियर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। मतलब ये ट्रक समझो, इनको खाली ट्रक है, ये ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद में क्या लेके जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं, क्या लेके जाते हैं? यहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं, फिर हाई पोटेंशियल से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद वापस किसी कंडक्टर में जाते हैं, रेसिस्टर में जाते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाते हैं उस एनर्जी को यूज करने के लिए। ओके, सो कुछ चीजें समझने की कोशिश करो कि जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अपोजिट कौन ट्रैवल कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से ट्रैवल करते हैं? ये ड्रिफ्टिंग करते हुए चलते हैं, इनका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे ट्रैवल करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो कुछ चीजें यहां पर जान लो। जो फ्री कौन है, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना। तो चार्ज कैरियर का काम करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन करेगा। तो किसी भी कंडक्टर में ट्रैवल करने का काम सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन ही उस कंडक्टर में ट्रैवल करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स चाहो तो यहां पे बना के लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कंसिस्ट करेगा, दैट्स वाई उस पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, एंड चार्ज कंसिस्ट करेगा, एंड साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिलीवरी का काम करते हैं। और किसको डिलीवर करते हैं? एनर्जी को डिलीवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। और बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये चलेगा, ट्रैवल करेगा किसी कंडक्टर के अंदर। और ट्रैवल इसलिए करेगा बिकॉज वो ट्रैवल करने के लिए फ्री है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इसको पॉजिट्रॉन ना बोल के क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम फ्री के बारे में बात करते हैं ना तो कौन ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। ओके, वैसे चार्ज लेके जाता है पॉजिट्रॉन। कौन लेके जाएगा? एनर्जी कौन लेके जाएगा? पॉजिट्रॉन लेके जाएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और ये पॉजिटिव घूम के कहां पर आएगा? ये लो पोटेंशियल पे आएगा। लो पोटेंशियल से इसे ये वापस किस पे भेजेगा? हाई पोटेंशियल पे। कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन को क्रिएट हो रहा होगा? मैं उस सेल के अंदर की बात कर रहा हूं। सेल के नेचर को समझने की कोशिश करो। सेल के अंदर केमिकल भरा होगा ना, तो वहां पे केमिकली रिएक्शन हो रही होगी। तो केमिकली रिएक्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को बन रहा होगा। तो यहां पर जब ये पॉजिट्रॉन आएगा, इसको पॉजिट्रॉन मान लेते हैं, यहां पर जब पॉजिट्रॉन आएगा तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिट्रॉन को इधर खींचेगा,
और ये एनर्जी का लेवल यहाँ पर कैसा है, कम है, और इसको वापस से एनर्जी भर के और वापस से भेज देगा कहाँ के लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे होंगे, क्योंकि कंडक्टर में फ्री कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अपन पढ़ते क्या है कि कौन लेके जा रहा है चार्ज को, इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेसिकली लेके कौन जाता है, पॉजिट्रॉन लेके जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अंदर की थ्योरी है जो आपको समझनी पड़ेगी, हमको भी यही समझाई गई, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, इसको जो एक्सपेरिमेंटली जो कंडक्टर के अंदर होता है वही यहाँ पर बताया गया आपको। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, रेसिस्टेंस। अब अगर रेसिस्टेंस नहीं आया, प्रॉब्लम तो आनी चाहिए ना। कंडक्टर तो अभी इजीली घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, चल रहा है पूरे सर्किट में, कंडक्टर से भी होके आ रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। चलिए, तो आपने सुना होगा इनके बारे में, कुछ इस तरह का सिंबल रहता है इनका कुछ, ठीक है। ये इस तरह का सिंबल क्या बताता है कि टॉलरेंस है, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम किस में आ रही है, करंट में आ रही है। चलिए, करंट में प्रॉब्लम आ रही है, हमने 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1 और ये हमने ले लिया V2। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, V1 का ज्यादा है या फिर V2 का ज्यादा है, कोई 2 एक ले लेते हैं, ये V1 का ज्यादा ले लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ लोगे, इस तरफ लोगे ना, ज्यादा से कम की ओर होता है, सिंपल सी बात है। इसका पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, और इसका पोटेंशियल कम है, इससे कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादा से कम की तरफ होता है। और बह कौन रहा है, करंट बह रहा है, टॉलरेट कौन करेगा, रेसिस्टेंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, R की बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो क्या क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। टॉलरेंस करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रेसिस्टेंस बोलते हैं, दैट्स वाई इसको, ठीक है। जो करंट को क्या करे, टॉलरेट करे, और करंट को टॉलरेट करे तो क्या है, रेसिस्टेंस है। 10th में ये बात पढ़ रखी है आपने, क्या पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू IR। अभी कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने ओम्स लॉ तो पढ़ाया नहीं, V इज इक्वल टू IR क्यों लिख दिया। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ, जल्दी जल्दी देखते हैं ओम्स लॉ। ओके, LAW है, LOW नहीं है, लॉ नहीं है, लॉ है, ऐसे एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात कैसे होगी, चलिए ठीक है। तो ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम ने क्या बोला था, चलो बच्चों वाली बात कर लेते हैं, जो बचपन में कभी पढ़ा था कि ओम ने क्या बोला। ओम ने बोला कि अगर हम किसी वायर में कोई फिजिकल चेंज ना करें, फिजिकल चेंज समझते हो ना, उसको पकड़ के ना बढ़ाएं ना खींचे ना, उसको लाइक उसका टेम्परेचर भी चेंज ना करें, मतलब फिजिकल चेंज जितने होने वाले हैं वो अगर हम ना करें किसी भी वायर में, तो उसमें फ्लो होने वाला जो करंट होता है और उस वायर के टर्मिनल के बिटवीन लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके करंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये किसने बताया था, ओम ने बताया था। तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है, IR। R वॉट, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है। R किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, R किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, क्या R V पर डिपेंड करेगा, क्या R I पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। R I पर डिपेंड नहीं करता है, R V पर भी डिपेंड नहीं करता है। R किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे करेगा, जो कनेक्टिंग वायर लिया होगा उसके टाइप ऑफ मटेरियल पे करेगा। और R किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे करेगा। और R किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा। तो शायद ये चीजें आपको समझ में आती, तो R इज इक्वल टू क्या लिख देते हो, L अपॉन A, एंड साथ में यहाँ पर क्या रहती है, रेसिस्टिविटी रहती है, क्योंकि टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड। एक चीज और, R डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। देखो ये बच्चों वाली बात है, तभी मैंने जल्दी जल्दी लिख दी है। अगर आप किसी वायर का लेंथ बढ़ा देते हो, अगर आप वायर का लेंथ बढ़ा देते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तब भी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हो तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीजें आपको इजीली पता है, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, रेसिस्टिविटी है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो यहां से ओम्स लॉ से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। ओम्स लॉ का डिडक्शन हम लोग बाद में करेंगे, ऐसे इसको डायरेक्टली यहाँ पे लॉ है, इसमें क्या बताएं आपको, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। जो इन्होंने बताया वही मैंने बता दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू IR, ठीक है। I पे डिपेंड करेगा V, R नहीं डिपेंड करेगा किस पे, I, और वो तो डिसाइडेड है ना, वो तो कांस्टेंट है, डिसाइडेड है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रास्ता है आपका, मैं लेता रहता हूं एग्जांपल। रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर पड़े उस रास्ते में। अब आप ट्रैवल करो या आप ट्रैवल ना करो, आप उस पर ट्रैवल करो या ना करो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना। अब आप नहीं चलोगे तो रास्ता थोड़ी ना सही हो जाना है, वो तो उतना ही रहेगा ना, पहले से बेकार है, बेकार ही रहेगा। मतलब अगर किसी वायर में रेसिस्टेंस लग रहा है, उसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लो करो या ना करो वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ रही, दैट्स व्हाई R कैसा लिया जाता है, कांस्टेंट के तौर पे लिया जाता है। और इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये कैसा रेसिस्टेंस है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, टॉलरेंस को डिनोट करता है। और ये कैसा है, वायर बेस्ड रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, कार्बन बेस्ड होता है, वायर बेस्ड होता है।
कार्बन बेस्ड रेसिस्टेंस आपके सिलेबस में नहीं रहा, जो कि कलर कोडिंग के साथ तुम लोग पढ़ते थे, और साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस भी नहीं रहा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि पूरी तरह से अगर गायब करेंगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आने वाली आपको। ओके, तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, इसमें क्या क्या नहीं रहा है सिलेबस में, वो मैं बता देता हूं। जो अभी ये कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस आया 30% रिड्यूस करने के बाद, उसमें क्या क्या नहीं रहा है। इसमें आपका कार्बन बेस्ड रेसिस्टेंस, जो कि कलर कोडिंग पढ़ते थे, टाइप ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ते थे, वो नहीं रहा है। एंड साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज इन पैरेलल एंड मिक्स्ड, ये भी नहीं रहा है। तो खुशियां मनाओ ठीक है, क्योंकि पैरेलल और ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से कई सारे न्यूमेरिकल आते थे, बच्चे को करने में प्रॉब्लम होती थी। अभी अगर नहीं रहा है सिलेबस में तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं आने वाले, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा टच करके इसको छोड़ना है, जान लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गई इधर रेसिस्टेंस की बात, ये हो गई ओम्स लॉ की बात, एकदम शॉर्ट में, शायद आपको कुछ चीजें समझ में आई हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ आपने यहाँ पे समझ लिया, नेचर को समझ लिया कि कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कैसे ट्रैवल करता है। देखो यहाँ पे थोड़ा ही सा था, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे होगे तो और आपको डिटेल में पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरह से ट्रैवल करता है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एक चीज और बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा रहता है, यहाँ पे ऐसे देख लो, जो कंडक्टर होता है ना, अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा कुछ इस तरह से, ये हमने ले लिया ए पॉइंट, मेरा फेवरेट है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये 10 मीटर का है। वही दूसरा मैंने कुछ इस तरह से काफी लंबा ले लिया, ये हमने ले लिया 20 मीटर का, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ये कितना था, 20 मीटर थी लेंथ इसकी, बहुत ज़्यादा ले लो, 20 किलोमीटर ले ली, ठीक है, तब शायद समझ में आया, 20 किलोमीटर ले ली। और इसमें यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, इसमें भी यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, दोनों का एक साथ, है ना, एट इंस्टेंट दोनों का एक साथ हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो कौन सा बल्ब पहले जलेगा, कौन सा बाद में जलेगा, दोनों साथ में चलेंगे। तो आंसर इज दोनों साथ में चलेंगे, कॉमन सेंस आंसर क्या है, दोनों साथ में, बच्चों वाली चीजें 10th में पढ़ाई जाती है, दोनों साथ में चलेंगे। दोनों साथ में क्यों चलने वाले, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराया ना, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। अगर इधर से एक घुसा ना, तो पटक से इधर एक बाहर निकल गया, इधर से एक घुसा ना, तो पटक से उधर एक बाहर निकल गया, उसी टाइम में निकलेगा, जिस टाइम में इसमें घुसा, जिस टाइम में इसमें घुसा, उसी टाइम में उससे निकला, तो इसने एनर्जी कंज्यूम की ना, तो ये जला, इसका काम है जलना, जलेगा। ये बहुत गंदा सा एग्जांपल लिया मैंने, वायर अजीब तरह से बना रखे हैं, आपको शायद चीजें समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट समझ फील आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में, एक और सिंपल सा एग्जांपल है, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, सोचिए ग्लास है आपके पास, बहुत गंदा सा बनाया है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ, ऊपर तक पानी भर दिया मैंने पूरी ग्लास में, ठीक है। अब मैंने ग्लास का 1 ग्राम भी वाटर अगर अंदर डाला ना, तो वो 1 ग्राम बाहर निकल जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, हाँ पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी वाटर डाला, तो ये थोड़ा सा, जितना डाला उतना बाहर निकल गया, क्योंकि पहले से भरा हुआ है ना। अब मैंने बड़ा सा वाटर टैंक लिया हुआ है, वो वाटर टैंक है आपका टन 1 में, उसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उसमें भी पानी कहाँ तक भरा है, ऊपर तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, ये चीज समझ में आती है, ऊपर तक भरा हुआ पानी। अब जो 1 ग्राम इसमें डाला था ना वाटर का, 1 ग्राम इसमें भी डालते हैं, ये ml कुछ भी ले लो, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डाला, तो इससे भी उतना ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी टाइम स्टेट में जितना इससे बाहर निकला उतना इससे निकला, शायद ये समझ में आया हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वैसे जोक जैसा था, 12th के स्टूडेंट हो, बच्चों वाली बातें होती हैं, फिर भी जान लो कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा तो होता नहीं कि आपके पड़ोसी के घर में लाइट आ गई, बगल में घर है और आपके घर में आई नहीं लाइट, है ना, टाइम लगा रही, आप इंतजार करो, आ रही है, हाँ भैया तुम्हारे घर में आ गई बगल में, हाँ हमारे यहाँ आ गई, हमारे यहाँ भी आ ही रही होगी रास्ते में। तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, जब भी लाइट आती है तो सभी घर में कैसे आती है, एक साथ आती है, वो एक अलग थ्योरी है। एसी करंट में पढ़ोगे आप टाइम के अकॉर्डिंग, वहाँ पे अलग एक नेचर रहता है। ओके, सो एनीवे, चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने समझ ली हैं ऑलरेडी। ओके, तो आपने समझ लिया है, ओम्स लॉ समझ लिया है, तो ओम्स लॉ में कुछ चीज़ें आपने समझी थी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान से कुछ क्वेश्चन है, देख लो इनको, फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा। कुछ एग्जाम्पल ले लो, ये हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, ओके, एंड आर रेसिस्टेंस लगा लिया, 2 पॉइंट ले लिया मैंने, 2 पॉइंट कितना ले लिया, इधर ले लिया मैंने 5 वोल्ट और इधर मैंने ले लिया 2 वोल्ट, ऐसा ले लेते हैं, 2 वोल्ट ले लिया, ठीक है। एंड इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा, ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, तो ज़्यादा से किस तरफ रहता है, कम की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ग्रुप, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया कि अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, आपसे आई पूछ दिया कितना होगा, रेसिस्टेंस आपको लगा दिया 5 ओम का, कितने का लगा दिया, 5 ओम का, तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR, आई पूछा है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन R हो जाएगा। तो V1 आपके पास कितना है, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, तो V1 कितना है आपके पास
5 माइनस 2 अपॉन आर कितना है 5 है, तो कितना निकल के आने वाला? अजीब सा आंसर आएगा क्योंकि क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ, तो कितना निकलेगा 3/5। कुछ कर लो, 0 पॉइंट में निकालना चाहते हो 0 पॉइंट, ओके 6 कितना आएगा? एम्पियर में आएगा ना, तो शायद ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यूज क्या चेंज कर दी मैंने बोल दिया कुछ इस तरह से। आंसर आप लोग बताना। ये ले लिया मैंने 10 वोल्ट, ठीक है, और इस तरफ आई दिखा दिया। आर मैंने फिर ले लिया 5 ओम का ले लिया आर, और ये मैंने एक्स मान लिया। अब आपसे पूछा कि एक्स क्या होगा, आप एक्स बताओ क्या होगा, तो फटाफट निकाल सकते हो। ऐसे ही पेन नहीं चलाना है, वो ज़बानी आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई आर। सो V1 आपके पास क्या है x माइनस, ये इस तरफ आ रहा है ना, तो ये हाई हो गया, ये क्या हो गया लो हो गया, सॉरी टू से दैट। V1 माइनस V2 तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू आई कितना है आपके पास 2 है, और r कितना है 5 है, तो कितना हो गया, कितना हो गया 10 माइनस एक्स। ये तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। किसी न किसी पॉइंट पे तो 0 हो ही सकता है x, समझ रहे हो ना? कहाँ पर 0 हो सकता है? अरे पोटेंशियल है ना, x क्या था पोटेंशियल, तो किसी न किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 0 हो ही सकता है। 0 से स्टार्टिंग होती है पोटेंशियल की, आपने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा होगा। वैसे आप चाहो तो वैल्यू चेंज करके कुछ और आंसर निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो परेशान नहीं होने का, घबराने का नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम देख ली। अब हम लोग बात करेंगे, चलो बात कर लेते हैं, तो इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो मैं इस वीडियो की लेंथ देखता हूं, अगर ज्यादा हो गई है तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें डिस्कशन करने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड रिलेशन, ओम्स लॉ डिडक्शन एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, वीडी एंड आई में रिलेशन, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गर्मी काफ़ी है। ओके, तो इस तरह का फालतू डिस्कशन नहीं करते हैं, आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है गर्मी से, है ना। सो चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कशन करने के नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो एंड करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं, जो बीच में कुछ चीज़ें गायब होंगी ना, वो कौन कौन गायब होने वाले हैं। वो 1/r इज इक्वल टू गायब होने वाले हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/rn। ओके, ये गायब होने वाले हैं, ये नहीं रहे सिलेबस में तुम्हारे। ये आपका क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 प्लस rn। ये क्या था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये दो आपके डेरिवेशन हुआ करते थे, ये भी हटा दिए गए आपके सिलेबस से। ओके, इसमें क्या कांस्टेंट रहता था, याद होगा ना, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता था? अरे भाई पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता था। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता था, क्या चेंज होता था, करंट चेंज होता था। तो आई इक्वल टू क्या लिखते थे, V/R के फॉर्म से इसको सॉल्व करते थे, और इसको V इक्वल टू किससे सॉल्व करते थे, IR से, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा होता था। दैट्स वाई फॉर्मूला किस में निकल के आता है, R1 प्लस R2 R3 के फॉर्म में। ओके, तो शायद ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो मैंने पहले बता दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जेंटली बिहेव करते हैं। ओके।